Today we'll be discussing the remaining part of French Revolution. फ्रांसीसी क्रांति का बचा हुआ हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। हमने कल फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें फ़्रांस की जनता विशेष तौर पे पेरिस में इकट्ठी हुई और उसने वहाँ के राजा रानी दोनों को सत्ता से हटा दिया और बाद में उनके ऊपर केस चलाया और उनको गिलेटिन के द्वारा मार डाला। फ्रांसीसी क्रांति की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि दुनिया को सबसे पहले लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नाम के ये तीन शब्द मिले। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब बराबर, समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्व भाव। लिबर्टी का मतलब था कि मनुष्य स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र पैदा हुआ है और दुनिया की किसी भी शक्ति को इस बात का ताकत नहीं है कि वह उसे परतंत्र करे। तो लिबर्टी का मतलब ये था कि राइट टू लाइफ यानी हमें जीने का अधिकार था, राइट टू ओपिनियन हम जो चाहें वो विचार बना सकें, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी हम जो कहना चाहते हैं उसे कह सकने का अधिकार। ये एक बहुत बड़ा अधिकार था लिबर्टी के तहत। फिर इक्वालिटी का मतलब ये था कि कानून की नज़र में और अब सत्ता की नज़र में राजा हो या एक सामान्य व्यक्ति जो गरीब है, किसी लायक नहीं है, वह भी एक समान है, मानव मात्र एक समान। तो ये इक्वालिटी की भावना भी हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिली। इसके बाद एक फ्रेटर्निटी का भावना था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये खासियत थी कि उन्होंने न केवल अपने फ्रांस के लिए रिवॉल्यूशन किया, बल्कि फ्रेटर्निटी का मतलब ये था कि दुनिया भर में जितने भी इंसान हैं वो सब हमारे भाई हैं और आपस में एक भ्रातृत्व भाव की भावना को विकसित किया। लेकिन हम जरा इस क्लास में ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बातें थीं कि ये क्रांति सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस में हुई। दुनिया में हर जगह, हर समाज में राजा रानी थे, वे कहीं ज़्यादतियाँ भी करते थे, लोग परेशान भी होते थे, थोड़े बहुत लोग ऐसे थे जो कभी कभी विरोध भी करते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी बात दुनिया में कहीं नहीं हुई, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस में हुई। तो फ्रांसीसी समाज में ऐसी क्या मूल बातें थीं जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो पहले तो हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के समय फ्रांसीसी समाज। As we had discussed earlier, फ्रेंच सोसाइटी में there were 3 states। 3 स्टेट मतलब पूरा समाज, क्लर्जी यानी चर्च से जुड़े लोग, नोबिलिटी यानी जो राजा राजवंश से जुड़े जमींदार वर्ग के लोग थे ये, और तीसरा था थर्ड स्टेट, जो क्लर्जी और नोबिलिटी में नहीं होता था, वो थर्ड स्टेट में होता था। जैसा कि हमने कहा था कि समाज इस तरह से बटा हुआ था कि क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई टैक्स नहीं देना होता था। फ्रांस की 60% से ज़्यादा ज़मीन इन लोगों के पास थी, लेकिन ये 1 पैसे का टैक्स नहीं देते थे। बाकी 40% स्टेट वालों के पास थी, वही टैक्स देते थे। यूँ कह लीजिए तो एक हिसाब से देखिए तो क्लर्जी और नोबिलिटी ये राजतंत्र से ही जुड़े लोग थे। इनकी जो भी शक्तियाँ थी, जो भी इनको विशेष सुविधाएं मिली थी, जो विशेष अधिकार मिले थे, वो राजा से ही मिले थे। और चूँकि ये राजा से ही ये विशेष अधिकार पाए थे, इसलिए ये ज़्यादातर राजा की तरफ ही देखते थे और उसके समर्थक थे। लेकिन थर्ड स्टेट के मुश्किल में था और किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। कुछ लोग उसमें धनाढ़ जरूर थे, अमीर ज़रूर थे, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। एक बात फ्रांसीसी समाज में 18वीं सदी में हुई। जैसा कि मैंने कहा कि क्लर्जी और नोबिलिटी ये अभिजात्य वर्ग था, सबसे ऊपर के लोग थे, और सबसे नीचे गरीब किसान आता था जो पीजेंट्री में होता था। लेकिन हमें याद रखना होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के कुछ साल पहले ही, काफ़ी साल पहले, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति। धीरे धीरे जो छोटे मोटे सामान होते थे वह फैक्ट्रियों में बनने लगे। पहले केवल खेत ही थे जहाँ से उत्पादन होता था, खेत में अन्न का उत्पादन होता था और फिर उसी का हम सब उपभोग करते थे।
लेकिन एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ लगीं वहाँ उत्पादन फैक्ट्रियों में होने लगा। फैक्ट्रियों में बहुत बड़े स्केल पे उत्पादन होता था। फ्रांस में भी फैक्ट्रियाँ लगी थी और फ्रांस की इन फैक्ट्रियों के लिए जो कच्चा माल होता था वो फ्रांस की कॉलोनीज से आता था और इस तरह से कच्चे माल को लगा के फिर ये लोग दोबारा जो है बना हुआ माल अपनी कॉलोनी में बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। तो कहीं ना कहीं फ्रांस में उस समय एक नया वर्ग उत्पन्न होने लगा। वो नया वर्ग औद्योगिक क्रांति से जुड़ा था। इसमें मैन्युफैक्चरर थे, यानी जो निर्माण करते हैं फैक्ट्रियां लगा के। इसमें मिडिल मैन भी थे, ऐसे लोग जो चीज़ें फैक्ट्रियों की बनी चीज़ों को इधर उधर बेचते थे, ट्रेडिंग करते थे। इसमें छोटे मोटे दुकानदार भी थे जो इन सामानों को बेचते थे और इस तरह से जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की सत्ता में और फ्रांस के समाज में एक मिडिल क्लास का अभ्युदय हुआ। फ्रांस का जो वो समाज था उस समय का, उसमें पीजेंट्री और नोबिलिटी और क्लर्जी के अलावा एक मिडिल क्लास भी आया। यह मिडिल क्लास चूँकि बिजनेस करता था, धंधा करता था और वो लॉयर था, पेंटर था, वो राइटर था, लिखता था और ये सारी चीज़ों को वो करता था। तो इस समाज ने में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे और ये पढ़े लिखे लोग जो मिडिल क्लास के रूप में थे, इन्होंने ही इस समाज को बहुत ज़्यादा ताकत दिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज़ है अ स्ट्रगल टू सर्वाइवल। जैसा कि मैंने कहा, फ्रांसीसी समाज में जो किसानों की स्थिति थी, पीजेंट्स की स्थिति थी, वह बड़ी बुरी थी। किसी भी तरीके से वह केवल अपनी जीविका चला पाते थे। जैसा कि हमने कहा था पहले भी, फ्रांस की जनसंख्या पिछले 50-60 सालों में काफ़ी बढ़ गई थी। खेती की ज़मीन उतनी ही थी और खेती का उत्पादन भी कई सालों से अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो फ्रांस में उस वक्त क्या हुआ कि ढेर सारे किसान ऐसे थे, मजदूर ऐसे थे जिनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। ये लोग अपने खेत छोड़ के और चले आए थे पेरिस में। फ्रांसीसी क्रांति के समय पेरिस में कम से कम 7-8 हज़ार लोगों की एक ऐसी भीड़ थी जो पेरिस में रहती नहीं थी। ये वे किसान और वे लोग थे जिनको अपना अपना रोज़गार छिन चुका था और ये जी खा नहीं पा रहे थे। पेरिस में की सड़कों पे या दुकानों में लंबी लंबी लाइन लगती थी रोटी के लिए और रोटी भी उनको पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होता था। तो एक तरह से आप देखें तो पेरिस में 7-8 हज़ार लोगों की ऐसी एक भीड़ थी रेगुलर, जो इधर से उधर घूम रही थी और उसके पास कोई दिशा नहीं थी। इस दिशाहीनता की स्थिति ने भी इन्हें, चूँकि जीवन खाने पीने का संकट तो उनके सामने था ही, तो इस दिशाहीनता की स्थिति में भी वो गुस्से से भरे हुए थे वे लोग, और वो हर हालत में राजा या उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार थे। पेरिस में फूड रॉयट्स होने लगे। रॉयट्स मतलब दंगे, फूड मतलब भोजन, यानी रोटी के लिए और खाने पीने की चीज़ों के लिए पेरिस में दंगे होने लगे। फूड रॉयट्स होते थे। फूड रॉयट्स के कारण ये होता था कि भोजन की कमी रहती थी, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, अनाज की कमी थी। तो इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूरी तरह से जो है सड़कों पे थी और ये लोग भोजन के बिना सड़कों पे घूम रहे थे। तीसरी बात जो मैं कह रहा था वो था फ्रांस समाज में ही ग्रोइंग मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने कहा था कि इंडस्ट्री लगी थी और इंडस्ट्री लगने की वजह से ढेर सारे लोग बहुत धनाढ्य हो चुके थे। जो उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग होते थे, फैक्ट्रियों से जुड़े लोग होते थे, वो भी पैसे वाले थे, पढ़े लिखे होते थे। उन्हें नहीं लगता था कि राजा जो चाहे वो कर दे, हमारे पास भी अधिकार है, हम भी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। ये एक सोच थी उनके साथ। उस समय एक फ्रांस की में पढ़े लिखे लोग और ढेर सारे महत्वपूर्ण फ़िलासफ़र भी हुए। जैसे उनमें से एक महत्वपूर्ण फ़िलासफ़र थे जॉन लॉक। इन्होंने 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट करके लिखा था। जॉन लॉक एक डेमोक्रेटिक
सोच के थे और सरकार कैसी चलनी चाहिए, इस पे उन्होंने बहुत बातें लिखी थी। उसी समय थे एक रॉजो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी लिखी थी, और इनका भी ये कहना था कि मनुष्य, हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए और हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, और वह जैसे चाहे उसी के वोट के अनुसार सरकार बने और सरकार जिम्मेदार हो जनता के लिए। उसी समय मॉन्टेस्क्यू नाम के भी एक बहुत बड़े विचारक हुए थे जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा था, और इस मॉन्टेस्क्यू की ही यह विचार थी कि जैसे राजा होता है वो कानून भी बनाता था, कानून का पालन भी करवाता था पुलिस के माध्यम से, और अगर ज़रूरत होती थी तो न्याय भी करता था। यानी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट के ये तीनों अंग थे, ये तीनों राजा में ही केंद्रित थे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि नहीं, डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट का। जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है वो अलग है, और एग्जीक्यूटिव यानी उस कानून को पालन कराने की जो जिम्मेदारी है वो अलग की है। आज की डेट में भी दुनिया भर के हर लोकतांत्रिक देश में डिवीज़न ऑफ पावर है। जुडिशरी अलग है जो न्याय व्यवस्था करती है, पार्लियामेंट और असेंबली हैं जो कानून बनाते हैं, और सरकार और उसके पुलिस और उसके विभाग के लोग उस कानून को लागू कराते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये बातें की थी। ये बातें तत्कालीन फ्रांस में, पेरिस में लोग वहाँ के कॉफ़ी हाउस में बैठ के चर्चा करते थे, और वो एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था कि आखिर हमारे सामने ये अधिकार क्यों नहीं है, क्यों हम राजा जो कहे वही करने के लिए मजबूर हैं, क्यों हमारी अपनी सोच नहीं चल सकती। तो ये विचारकों की जो सोच थी, इसने भी सामान्य जनता को बहुत प्रभावित किया था। इसके अलावा हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उस समय के समाज के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जॉर्ज डैंटन करके एक थे जिन्होंने अपने बारे में लिखा था। जॉर्ज डैंटन पेरिस में ही पढ़े थे, और चूंकि वो एक सामान्य व्यक्ति परिवार के थे, पेरिस में अच्छी पढ़ाई पढ़ी, लेकिन जब वो नौकरी के लिए गए तो सेना में नौकरी कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसके लिए आपको कोई संपर्क होना चाहिए था या उच्च कुल के होना चाहिए थे, जो ये नहीं थे। उनको कोई नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन तक वो जीते खाते रहे। फिर उन्होंने लिखा है कि मेरे दोस्तों ने भी मुझसे पीछा छुड़ा लिया और अंततोगत्वा हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों ने यही लिखा कि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि पढ़ा लिखा आदमी भी केवल घूमता रहेगा, वो कुछ कर नहीं सकता। एक और कहानी हमें पता चलती है। एक ऑर्थर यंग नाम के व्यक्ति थे जो ब्रिटेन से घूमने आए थे फ्रांस। ये भी उसी समय आए थे, 1778, 79, 80 के समय ही थे ये। और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी थी। उनको ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यहाँ जनता की कोई कदर नहीं है। जिस जनता के पास जो भी खेती बाड़ी करता है, जो ज़मीन जो वो जोतता है, उसके अनाज को ये जितने चाहे उस तरीके से रख लेते हैं और उसको खाने भर को नहीं मिलता है। वह गुलाम की तरह काम कर रहा है और गुलामी ही की तरह ज़िंदगी जी रहा है। उसने एक जगह बड़ा व्यथित होकर लिखा है कि अगर आप इन लोगों से गुलाम की तरह बर्ताव करेंगे तो यकीन मानिए आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि ऑर्थर यंग की यह भविष्यवाणी फ्रांस के लिए सही साबित हुई। तो जैसा मैंने कहा कि उस वक्त विचारक थे जॉन लॉक, रॉजो, मॉन्टेस्क्यू और ढेर सारे लेखक भी थे जैसे जॉर्ज डैंटन और ऑर्थर यंग। यही नहीं, तत्कालीन फ्रांस की सरकारों में, फ्रांस की जनता में प्रेस भी महत्वपूर्ण हो गया था। प्रेस यानी अखबारें चलती थीं और ढेर सारे जर्नलिस्ट थे जो अखबारों में लिखते रहते थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण थे जुआन पॉल मराट, जो जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने भी जो है ढेर सारी चीज़ें लिखी थी और जनता को कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए अखबारों ने अपनी बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा की थी। उस समय एक और आर्टिस्ट थे ली बार्बियर ने एक पिक्चर बनाया था, एक आर्ट बनाया था उन्होंने एक चीज़ें, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया था
जिससे कि आज़ादी की बात आती थी उस पिक्चर में। जैसे कि उन्होंने एक टूटे हुए चेन को दिखाया था, निरूपित किया था। और टूटा हुआ चेन यानी आज़ादी। किसी व्यक्ति के चेन को अगर काट दिया जाए तो वह स्वतंत्र हो जाता है। फिर उन्होंने बंडल ऑफ रॉड्स दिखाया था। बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब ये था कि ढेर सारे रॉड्स हैं, अगर अकेले कोई रॉड होता है तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसका बंडल बनता है तो वह मजबूत रहता है। तो यानी जनता को एक तरह से अपने उस पिक्चर में ली बार्बियर ने एक संदेश दिया था कि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होना चाहिए आपको, और आप यूनाइटेड रहिए, एक साथ रहिए। उसने कई चीज़ों को उसमें लिखा था। एक तो उसने ट्रायंगल बनाया था, तो उस ट्रायंगल के बीच में एक आँख थी। तो ट्रायंगल के बीच में वो आँख थी, वो इस बात को दिखाती थी कि नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसने एक और चीज़ बनाई थी, एक सांप जो अपने ही पूँछ को काट रहा है। तो अगर एक सांप जो अपने ही पूँछ को पकड़े हुए है तो फिर तो वो सर्कल हो गया, गोल हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि जो हमारी आज़ादी की बातें हैं, जो हमारी स्वतंत्रता, इन सब चीज़ की बातें हैं, यह इटर्निटी तक, यानी ये ख़त्म नहीं होना है, सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो इसकी तरफ उन्होंने बात की थी। ली बार्बियर की ये तस्वीर जो थी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अनपढ़ लोग भी उस तस्वीर का मतलब समझ सकते थे। ब्रोकन चेन और जो बंडल ऑफ रॉड्स थे, इन सारी बातों को सब समझ रहे थे। ली बार्बियर ने अपने उसमें उस पेंटिंग में उसने ब्लू, वाइट और रेड कलर, जो कि फ्रांस का ट्राई कलर था, उसका जिक्र किया था। और कहीं ना कहीं फ्रांसीसी राष्ट्रीयता के बारे में उसने बताया था। ली बार्बियर ने उसमें एक लाल कैप का भी उसने निरूपण किया था, दिखाया था। अक्सर जब स्लेव, जो गुलाम होता है, उसकी गुलामी जब ख़त्म हो जाती है और वो आज़ाद होता है तो उसे एक लाल कैप पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं लाल कैप यह दिखा रहा था कि हम सारे मनुष्यों की जो गुलामी है राजा के प्रति, वो अब ख़त्म होने वाली है। उसने उसमें विंग्ड वुमेन यानी एक औरत जिसके पंख हैं, ये भी दिखाया था। और ये बता रहा था कि यह कानून है, यह औरत जो पंखों वाली औरत है, यह कानून है। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें थी। एक लॉ से संबंधित टैबलेट जिस पे कुछ चीज़ें लिखी थी, और वह मनुष्यों के अधिकारों का सूचक था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो फ्रांस की जो मध्य वर्ग के लोग थे जिन्होंने पेंटिंग बनाया था, जो इस चीज़ों को फैला रहे थे, इस आंदोलन की आग को, वे लोग जानते थे कि फ्रांसीसी जनता बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ढेर सारे पीजेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वह लिखी हुई बातों को उतना नहीं समझ पाएंगे। वो सिंबल्स हैं, इनके प्रयोग को वो इनका प्रयोग का महत्व वो समझेंगे। उसी समय एक पार्टी बनी थी, जैकोबियन क्लब के नेता थे रॉब्सपियरे। जैकोबियन क्लब के लीडर थे रॉब्सपियरे। जैकोबियन क्लब एक ऐसा क्लब था जिसमें छोटे मोटे दुकानदार और आसपास के, यहाँ तक कि कुछ मजदूर भी, या केक बनाने वाले, बेकरी बनाने वाले, ये सब लोग भी इसमें शामिल थे। जैकोबियन क्लब यूँ कह लीजिए तो सामान्य जनता का एक क्लब था। इस क्लब ने फ्रांसीसी क्रांति में अपनी बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई। इस क्लब ने इस फ्रांसीसी क्रांति को फैलाया, और सच मानिए तो इन्हीं के उकसाने पे राजा रानी के खिलाफ वो समाज के लोग, फ्रांस की जनता विरोध के लिए उद्वेलित हुई। जैकोबियन क्लब जो था उसने साफ कहा था कि उस समय का जो फ्रांस का अभिजात्य वर्ग था वो नी कैप्स, एक ऐसे कपड़े पहनता था जो नी कैप था, वो नी कैप तक पहुंचता था। इन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं कपड़ा पहनना है, हम इनसे एकदम अलग कपड़े पहनेंगे। और उन्होंने अपने कपड़े का भी डिज़ाइन बदल दिया जैकोबियन क्लब ने, और स्ट्राइप्ड ट्राउज़र्स यानी लंबे लंबी धारियों वाले ट्राउज़र्स पहनने लगे वो, जिन्हें सैंस क्लटीज़ भी कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं उस समय के लोग जो हैं, जैकोबियन क्लब ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसी में थे कुछ
नैन वैलियन जो लिबर्टी के लिए बात करते थे, कैमल डेस मॉलिन, इन्होंने भी रॉब्सपियरे के ख़िलाफ़ लिखा था और बाद में रॉब्सपियरे ने इन्हें मरवा भी दिया। उसी तरह से ओलंपिया डू गॉज ये भी थी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो फ्रांस की उस समय की जनता में पढ़े लिखे लोग और एक ऐसा मिडिल क्लास आ गया था जो कुछ पढ़ा लिखा था, जिसके पास बुद्धि थी, और इस आंदोलन को इसके सही मुकाम तक पहुंचा सकने में उसने अपनी बहुत भूमिका निभाई। अब हम एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव क्या था। तो जैसा मैंने कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव तो ये था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नाम की चीज़ पूरी दुनिया में का हो गई। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब हम सब मानव समाज भाई भाई हैं, भ्रातृत्व भाव था। अगर आप देखें तो इसका हमारे देश के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन रॉय। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आधार पे ही इन स्वतंत्रता और आज़ादी की बातों को भारत में भी वो लागू कराना चाहते थे। उसी तरह से अगर हम देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो रॉब्सपियरे की सरकार बनी थी और जो जैकोबिन क्लब के नेता थे, उनकी जो सरकार बनी, तो उस सरकार ने भी एक अच्छा काम किया। हालांकि उन्होंने एक रेन ऑफ टेरर पूरे फ्रांस में लागू करा दिया और आतंक का एक माहौल कायम किया, और जो भी उनके विरोधी थे उनको जबरन मरवाने का काम किया। लेकिन उसने एक अच्छा काम भी किया। आते ही उसने फ्रांस की सारी कॉलोनीज से उन्होंने जो है गुलामी प्रथा को बैन करा दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो रॉब्सपियरे की सरकार के बाद एक डायरेक्टरेट बना। डायरेक्टरेट अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सका, और फिर एक वहाँ का सेनापति नेपोलियन सरकार पे काबिज हो गया और पूरे यूरोप में लड़ने लगा। नेपोलियन एक बहुत बड़ा शासक था, बहुत ताकतवर शासक था। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में युद्ध किया और उसने यही कहा कि हम फ्रांसीसी क्रांति की जो लिबर्टी है, इक्वालिटी की भावना है, जो फ्रेटर्निटी की भावना है, इसे हर जगह लगाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि नेपोलियन की सेनाओं ने उस वक्त के यूरोप के कई देशों की राजतंत्र को गिरा दिया और जनता में एक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के भाव को लागू किया। धन्यवाद।